तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में पर्टिकुलरली हमने बात की थी प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग के बारे में, क्रेडिट अप्रेजल के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द लोन अकाउंट्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो के ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जेआईबी की कंप्लीट जो पीडीएफ्स है वो मिल जाए, तो उसके लिए आपको फटाफट से एक मैसेज करना है हमें व्हाट्सएप के ऊपर। उसके लिए आप जाएंगे व्हाट्सएप पर एंड आपको लिखना है JAIIB PDF। तो यूल बी मेंशनिंग JAIIB PDF एंड इसको व्हाट्सएप कर देंगे टू द नंबर 9646900030 राइट। एंड इसके साथ ही आपको कंप्लीट जो पीडीएफ है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं एंड इट्स रिलेटेड टू द लोन अकाउंट्स राइट। तो लेंडिंग जो है काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का। बैंक का प्राइमरी फंक्शन ही होता है, उसी के थ्रू पैसा कमाता है, इंटरमीडिएट एक्ट करता है। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात करने वाले हैं लोन प्रोडक्ट्स के बारे में। लोन प्रोडक्ट में खास करके एक टाइप आती है हमारे पास रिटेल लोन की। रिटेल लोन जो आप इंडिविजुअल्स को लेंडिंग करते हो, कमर्शियल लोन्स होते हैं जहां पर हम बड़े कॉर्पोरेट्स को लेंडिंग करते हैं। जैसे मान लो अडानी को लोन जाएगा तो 1 करोड़ का लोन होना जाएगा, अडानी को लोन जाएगा तो 5500 करोड़ का जाएगा, 13,000 करोड़ का जाएगा। अगर रमेश जो कि एक इंडिविजुअल है जो जॉब करता है उसको लोन कितने का जाएगा, 50,000 का जाएगा, 1 लाख का जाएगा, 50 लाख का जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा अमाउंट का नहीं जाएगा। तो वो हो गया आपका रिटेल लोन। तो रमेश की जो कैटेगरी बनी वो बनेगी रिटेल लोन की कैटेगरी, और जो अडानी ग्रुप को या किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को जो लोन गया उसकी जो कैटेगरी बनेगी वो बनेगी कॉर्पोरेट लोन की कैटेगरी यहां पर बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म लोन कैटेगरी होती है। टर्म लोन जिसमें एक फिक्स्ड रीपेमेंट पीरियड होता है, वर्किंग कैपिटल होता है जिसमें डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसा दिया जाता है। एक टाइप होती है फंड बेस्ड लोन की। फंड बेस्ड लोन जैसे कि टर्म लोन हो गया, सीसी लिमिट हो गया, जिसमें डायरेक्ट आउटले ऑफ फंड होता है। और दूसरा हो गया नॉन फंड बेस्ड लोन, जैसे कि बैंक गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, को एक्सेप्टेंस हो गया, ये टाइप्स होगी। फिर होता है शॉर्ट टर्म लोन जो कि छोटे टर्म के लिए दिया जा रहा है। एक होता है लॉन्ग टर्म लोन जैसे कि हाउसिंग लोन, बड़े टाइम के लिए दे दिया गया, राइट। फिर हमारे पास टाइप ऑफ बोरोर्स आते हैं। जब जैसे बोरर कौन से होंगे, जैसे इंडिविजुअल पर्सन जो एक नेचुरल पर्सन है, वो इंडिविजुअल पर्सन हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जैसे मान लो कि एक फर्म है, लेट्स से XYZ फर्म है जो कि पर्सन ए के नाम पर है, ठीक है। तो वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी। पार्टनरशिप फर्म कौन सी होती है, जहां पर दो या उससे ज्यादा पर्संस ने मिलकर के आपस में एक फर्म ओपन कर दी है एंड वो एक कॉमन बेनिफिट के लिए, कॉमन पर्पस के लिए आपस में इकट्ठे हुए एंड आगे चलाएंगे उसको। फिर होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर होता है जहां पर दो फर्म्स आपस में इकट्ठा मिलकर चलाते हैं। जैसे मान लो पीएनबी मेटलाइफ है, ये भी बेसिकली लर्न और पीएनबी मेटलाइफ। अब मेटलाइफ अलग है, पीएनबी अलग है, दोनों मिलकर के एक का जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर दिया पीएनबी मेटलाइफ के नाम से, राइट। तो एक एक नई एक एंटिटी बन गई आपकी पीएनबी मेटलाइफ के नाम से एंड दैट इज अ जॉइंट वेंचर ओवर देयर। इन्होंने अपना अपना प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल डाला, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी कंपिटेंस के हिसाब से ये वहां पर कामकाज करेंगे एंड अल्टीमेटली कंपनी को कामकाज पर लगाएंगे। फिर बात आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के बारे में, HUF। HUF के केस में क्या होता है, आप अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को संभालने के लिए आप पर्टिकुलरली जो आपकी फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेल या फीमेल मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है। जैसे मान लो एक फैमिली है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूँ। तो एक फैमिली है यहाँ पर एंड उस फैमिली में जो सबसे बड़ा एक मेंबर है वो बन जाता है कर्ता एंड बाकी के जो मेंबर हैं वो बन जाते हैं को पार्टनर। अब ये जो कर्ता होता है ये आपकी फैमिली के एस्टेट को मैनेज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, उन पर लोन ले सकता है एंड फॉर दिस के लिए उसको किसी की यहाँ पर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो HUF होता है और वो इंडिविजुअल से अलग होता है। जो जैन कम्युनिटी से हैं, बुद्ध कम्युनिटी से हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं, उनके लिए अलाउड है कि वो HUF को फॉर्म कर सकते हैं अलग से, राइट। एंड फिर आती बात कंपनीज की, जिनको कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया 2013 में, जिनको डिफाइन कर दिया गया वो कंपनी बन गए, ठीक है। और एक ये क्या होता है लीगल एंटिटी, दिस इज अ लीगल एंटिटी विच इज सेपरेट, ठीक है। ये सेपरेट होता है, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है एंड फॉर द कंपनी लगातार चलती रहती है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओवर देयर। इसमें लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। एंड फर्दर वी आर हैविंग द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो स्टैट्यूटरी एक्ट के अंदर बनाई गई है, गवर्नमेंट ने बनाई है एक्ट के अंदर, वो हो गई। फिर होता है ट्रस्ट होते हैं जहां पर लोग कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जहां पर कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं एंड फर्दर आगे कामकाज चलाते हैं। अब देखो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोअर्स हैं इनके ऊपर अलग अलग कानून लगते हैं। जैसे कि अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो कस्टमरी लॉ जो है
हिंदूज के वो करते हैं, लागू होते हैं। कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट लग जाएगा। अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करें तो जिस एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बनाया गया वो एक्ट लग जाएंगे। ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट लगता है, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लगता है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल जो आपके पास पर्टिकुलर पेमेंट एक्ट है, एंडोमेंट एक्ट है वो लग जाता है, वक्फ बोर्ड एक्ट लग जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट है, राइट। तो अलग अलग इंडिविजुअल की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग टाइप के इनके ऊपर एक्ट शामिल होते हैं और अलग अलग ही टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो आपकी बनती हैं, राइट। कभी आपने बैंक में देखा है कि चाहे इंडिविजुअल हो कंपनी हो सभी के लिए सेम अग्रीमेंट नहीं होता ना। इवन अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इंडिविजुअल के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एओएफ अलग होता है एंड कंपनी के लिए जो एओएफ होता है वो अलग होता है, राइट। दैट्स ऑल सेपरेट ओवर देयर। अब हम बात करने वाले फैसिलिटीज के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फंड बेस्ड फैसिलिटीज के बारे में तो उसमें टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, डिमांड लोन, बिल परचेज, बिल डिस्काउंटिंग, यानी जहां कहीं भी देर इज डायरेक्ट आउटले ऑफ फंड, डायरेक्ट आउटले ऑफ फंड है तो वो फंड बेस्ड फैसिलिटीज, वो सभी क्या है, फंड बेस्ड फैसिलिटीज होती हैं। एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हो सकती है जहां कहीं डायरेक्ट आउटले ऑफ फंड नहीं है, सीधा पैसा नहीं जाता, बट देयर इज वन थिंग विच इज प्रेजेंट, दैट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी कि हो सकता है कि आगे जा करके पैसा जो है वो पे करना पड़ जाए या नुकसान हो जाए तो उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब सिक्योरिटीज की बात करते हैं। अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो मूल रूप से उस लोन में जिस पर्पस के लिए पैसा दिया गया उसी चीज के ऊपर एक चार्ज क्रिएट करता है ना, वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। जैसे मान लो कि एक शॉपकीपर है, अब इस शॉपकीपर को सीसी लिमिट दी गई है इसके स्टॉक के अगेंस्ट, इसके स्टॉक के अगेंस्ट एक सीसी लिमिट दे दिया आपने, ठीक है। तो इस स्टॉक के ऊपर एक चार्ज क्रिएट किया गया, ये चार्ज लेट से क्रिएट किया गया, हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया जिसको सरफेसी एक्ट के सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया। वो हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट कर दिया गया इसके स्टॉक के ऊपर, राइट। अब ये जो हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया गया दैट विल बी फॉर्मिंग अ प्राइमरी सिक्योरिटी, ये प्राइमरी सिक्योरिटी बन जाएगा। लेकिन शॉपकीपर से अलग से एक एफटीआर भी ली गई है एज अ सिक्योरिटी। तो ये जो अलग से सिक्योरिटी ली गई सेपरेट, जिसका मेन बिजनेस स्ट्रीम से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये क्या फॉर्म करेगी, दिस विल बी फॉर्मिंग अ कोलेटरल सिक्योरिटी, अलग सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी बन जाएगी। अच्छा ध्यान से बताओ, एक घर बनाने के लिए आपने पैसा दिया रमेश को, रमेश को आपने घर बनाने के लिए पैसा दिया और आपने इसके घर के ऊपर, रमेश ने एक चार्ज क्रिएट करवा दिया। कौन सा चार्ज क्रिएट करवाया, इसने अपने घर के ऊपर मॉर्टगेज का जो चार्ज था वो क्रिएट करवा दिया। अब ये जो मॉर्टगेज का चार्ज घर के ऊपर क्रिएट किया गया फॉर द पर्पज ऑफ होम लोन, होम लोन के पर्पस के लिए जो मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट किया गया है, ये कौन सा चार्ज होगा, इट विल बी प्राइमरी चार्ज और सेकेंडरी चार्ज, इट विल बी द प्राइमरी सिक्योरिटी। तो होम लोन के केस में ध्यान रखना है, जो घर के ऊपर चार्ज क्रिएट की गई है यहां पर मॉर्गेज का, दैट्स अ प्राइमरी सिक्योरिटी, ये प्राइमरी सिक्योरिटी है भाई, ये सेकेंडरी सिक्योरिटी नहीं है, राइट। ये चीज का ध्यान रखना। लेकिन अगर अगर शॉप के लिए लोन लिया गया था और वहां पर घर को गिरवी रखा गया, मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट किया गया, वहां पर ये कोलेटरल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी मानी जाएगी। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब सिक्योरिटीज एंड चार्जेस के बारे में बात करते हैं। अलग अलग सिक्योरिटीज होती हैं। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट होता है। प्लेज जो होता है ये आपका मूवेबल गुड्स के केस में क्रिएट होता है। लियन का बात करें तो ये आपका सिक्योरिटीज के केस में होता है। एंड हाइपोथेकेशन की बात करें तो अगेन मूवेबल सिक्योरिटी जो होती है उसके केस में होता है, मूवेबल जो गुड्स होती है उनके केस में होता है। असाइनमेंट का चार्ज होता है वो एक्शनेबल क्लेम के केस में आप इसका क्रिएट करते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं। राइट ऑफ सेट ऑफ राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन जो है वो बैंक के राइट है, अधिकार है, मूल अधिकार हैं जिनको बैंक यहां पर अपना सकता है। राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब होता है यहां पर पर्सन है आकाश, तो आकाश के अकाउंट चल रहा है, एक सीसी लिमिट अकाउंट चल रहा है, एक टर्म लोन अकाउंट चल रहा है, सेविंग फंड अकाउंट चल रहा है, करंट अकाउंट चल रहा है, राइट। सीसी फंड में अमाउंट ओवर ड्यू है, कितना, 30,000 पे यहां पर ओवर ड्यू अमाउंट है। टर्म लोन के केस में 5,000 रुपए की किस्तें टूटी हुई हैं। सेविंग फंड में 50,000 रुपए पड़े हैं और करंट अकाउंट में 10,000 रुपए का बैलेंस यहां पर पड़ा है। तो बैंक एक नोटिस देगा, एक रीजनेबल नोटिस देगा और उसके बाद बैंक इसके सेविंग फंड अकाउंट को या करंट अकाउंट को डेबिट करते हुए, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पर ही है, तो यहां पर इनको अकाउंट्स को रिकवर कर सकता है। इनके जो ओवर ड्यू बैलेंसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान समझने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ जो ओवर ड्यू बैलेंसेस हैं उनको रिकवर कर सकता है
फ्यूचर के जो डिमांड है उनको कवर नहीं कर सकता। जो ऑलरेडी ड्यू हो चुके हैं उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो डिमांड अभी अराइज होने वाली है उसको आप यहां पर कवर नहीं कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू चार्जेस। देखो जो चार्जेस होते हैं ना आपके पास, एक होता है फिक्स्ड चार्ज और दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज का मतलब है, लेट्स से आप हाउसिंग लोन लेने गए, आप कहते हो कि मुझे ऐसा हाउसिंग लोन दो जिसमें एक ही तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द हाउसिंग लोन, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा चार्ज होता है, वो होता है फिक्स्ड चार्ज, जिसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा। वो आपको कहते हैं जी 10.70% है, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। ये पर्टिकुलरली रीप्राइसिंग होती है। इन केस ऑफ फ्लोटिंग चार्ज देयर इज रीप्राइसिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट। ये क्वार्टरली बेस पर भी हो सकती है, ये ईयरली बेस पर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन से बेसिस पर है। जैसे मान लो अगर आपका जो लोन का रेट है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क के ऊपर बेस्ड है, लेट्स से वो रेपो रेट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो उसके केस में रेपो रेट चेंज होगा तो आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। अब रेपो के ऊपर बेस्ड का मतलब ये नहीं था कि रेपो के साथ साथ चलेगा, इसमें साथ में ऐड किया जाता है प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम ऐड कर देते हैं, ठीक है, वो ऐड किया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रीमियम ऐड होता है। लेट्स से रेपो था 6%, तो 6 + 2% तो आपका इंटरेस्ट होगा 8%। अगर रेपो हो गया 5%, तो 5 + 2% यानी कि अभी हो जाएगा 7% हो जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। इस तरह से चलता है। एंड फिर एक होता है पेरी पासू चार्ज। पेरी पासू चार्ज क्या होता है, ध्यान से समझना। लेट्स टेक द केस कि यहां पर एक कॉर्पोरेट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉर्पोरेट ओवर देयर। अब कॉर्पोरेट को लोन चाहिए था 1,000 करोड़ का। इसकी एक बड़ी सारी बिल्डिंग थी, बड़ी सारी बिल्डिंग थी जिसकी वर्थ जो है 1,500 करोड़ की है, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग बैंक्स ने इसको लोन देना था, XYZ अलग अलग बैंक थे जिन्होंने इसको लोन देना था। अब जिस प्रपोर्शन में लोन दिया जाएगा, 1,000 करोड़ का लोन इसको टोटल चाहिए था, एक्स ने दिया 600 करोड़ का लोन एंड YZ ने दिया 400 करोड़ का लोन। तो एक्स जो होगा वो 600 करोड़ का चार्ज क्रिएट करेगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर, वाई एंड जेड जो होंगे वो यहां पर 400 करोड़ का चार्ज क्रिएट करेंगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी तो एक ही है, सिक्योरिटी तो एक ही है। तो यहां पर जिस प्रपोर्शन में जिस बैंक ने लोन दिया था उस प्रपोर्शन में उस बैंक ने अपना जो चार्ज था उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट कर दिया, उस एसेट के ऊपर क्रिएट कर दिया है। तो कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ, दिस विल बी द पेरी पासू चार्ज, उसी को पेरी पासू चार्ज कहते हैं, राइट। फिर बात आती है मार्जिन ऑन सिक्योरिटी। मार्जिन ऑन सिक्योरिटी, जैसे हमने एक एग्जांपल ली, लेट्स से एक पेंट शॉप है। पेंट शॉप में आप उस पर्सन को अलाउ कर दे रहे हो कि भाई ठीक है, हम आपको पेंट शॉप के ऊपर लोन दे देंगे, आपके स्टॉक के ऊपर हम एक मार्जिन मेंटेन करेंगे, जितना भी आप स्टॉक रखा हुआ है ना उसके ऊपर मार्जिन रखना पड़ेगा 40% का, 40% का मार्जिन लेके चलेंगे, क्योंकि ये देखो हमें ये भी है कि ये ना हो कि ऐसा तो रहेगा नहीं कि स्टॉक एक जैसा रहेगा, ऊपर नीचे भी तो हो सकता है, तो इतना तो हम मार्जिन लेके चलेंगे। तो लेट्स से केस अगर शॉप में 40 लाख का 40 लाख का अगर स्टॉक पड़ा था, तो बैंक उसको कितनी लिमिट यहां पर बना करके देगा, कितनी लिमिट बना करके देगा। लेट्स से जिस टाइम पर लोन दिया गया 40 लाख का यहां पर सामान पड़ा था, कितनी लिमिट बना कर देगा, तो बैंक उसको देगा 40 लाख। 40 लाख माइनस कितना परसेंट, 40%, 40% को माइनस कर देंगे तो 24 लाख की लिमिट बना करके दे दी। अब ध्यान से समझना, आगे कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सैंक्शन लिमिट जो दी गई, सैंक्शन लिमिट जो दी गई वो दी गई अब कितने लाख की, 24 लाख की सैंक्शन लिमिट दे दी गई। दोबारा से इंस्पेक्शन हुई, पता लगा ये स्टॉक 40 लाख का नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ 24 लाख का स्टॉक है। तो यहां पर लिमिट कितनी कर दी जाएगी, लिमिट कर दी जाएगी 24 लाख मल्टीप्लाई बाय, माइनस कर देंगे कितना, 40% को माइनस कर देंगे, यानी कि अब लिमिट जो हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 14,40,000 की रह जाएगी। यानी कि अब सैंक्शन लिमिट तो कितनी थी, सैंक्शन लिमिट तो 24 लाख की ही थी, लेकिन जो बैलेंस अब विड्रॉ किया जा सकता है उस शॉपकीपर के द्वारा वो मैक्सिमम कितना कर पाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 14.40 लाख। इसको पता क्या कहते हैं, वी से इट टू बी ड्रॉइंग पावर, यानी कि मैक्सिमम जो लोन दे रहे थे वो तो देखो 24 लाख का था, लेकिन उसमें से अब ये जो विड्रॉ कर पाएगा मैक्सिममली वो कितना कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 14,40,000 का मैक्सिमम लोन यहां पर पर्सन विड्रॉ कर पाएगा। उससे ज्यादा का लोन अब ये वहां से विड्रॉ नहीं कर पाएगा। दैट्स द मेन थिंग रिलेटेड इट। तो एक चीज समझने को आती है यहां पर कि जो ड्रॉइंग पावर होती है it's either lesser or maximum equal to the sanction limit and not greater than it, ठीक है। तो ड्राइंग पावर मैक्सिमम इक्वल हो सकती है सैंक्शन लिमिट के, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट। चलो अभी चलते हैं आगे प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के ऊपर, PSL के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन डिटेल आगे पढ़ना भी है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें वो चीज को अभी नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक समझ लो, राइट।
तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स में अगर हम आरआरबीज को और एसएफबीज को छोड़ दें और फॉरेन बैंक्स ब्रांचेस जिनके 20 या उससे ज्यादा है, उनको उनको पर्टिकुलरली 40% जो होता है एएनबीसी का, यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, या फिर सीईओबी का, यानी कि क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का, विच एवर इज हायर, वो मेंटेन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के फॉर्म में उनको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड फर्दर फॉर द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉर द रीजनल रूरल बैंक्स, इनके लिए जो टारगेट है डेट 75%। ठीक है, इनके लिए टारगेट क्या है? 75% है। चाहे हम आरआरबी की बात करते हैं, यानी कि रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, इनके लिए जो टारगेट है वो कितना है? दैट इज एक्चुअली 75%। एंड फॉर द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी इतना ही टारगेट रखा गया था कि उनको मार्च 31 2024 तक अपना टारगेट 40% से इंक्रीज करके लेके जाना है। कितने के ऊपर? उनको लेकर के जाना है अभी 75% के ऊपर लेकर के जाना है। ठीक है, ये चीज वहां पे थी। अब जो बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनको भी 40% रखना पड़ता है, लेकिन उनके ऊपर ना सेक्टरल जो लिमिट्स है वो नहीं है, सेक्टरल लिमिट्स नहीं है। यानी कि जो बाकी बैंक्स हैं, जो फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 या उससे ज्यादा इंडिया में, उनको तो देखो सेम जैसे कमर्शियल बैंक्स मेंटेन करते हैं पीएसएल वैसे ही करना पड़ता है। लेकिन अगर जिनकी ब्रांचेस जो है वो 20 से कम है, उनको रखा गया कि आप देखो एक्सपोर्ट में कर दो 32% और 8% किसी भी तरह के और प्राइवेट सेक्टर में कर दो। ओवरऑल तो 40 करना है, लेकिन आपके ऊपर स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा है, 20 या उससे ज्यादा है, उनको तो बोला गया जैसे बाकी कर रहे हैं वैसे आप करोगे। राइट, ये चीज क्लियर होगी। फिर बात करते हैं सब टारगेट के बारे में। अब एग्रीकल्चर का सब टारगेट तो 18% है। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो सब टारगेट है डेट इज 18% ओवर देयर, वो 18% का टारगेट है। माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो 7.5% का टारगेट है। वीकर सेक्शन की बात करें, पहले ये 10% होता था, लेकिन अब ये 12% है। लेकिन आरआरबीज के लिए ध्यान रखना, ये 15% का टारगेट है। हाउसिंग के केस में इंडिविजुअल्स 35 लाख अगर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में है, यानी कि जहां पर मेट्रोपॉलिटन एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख है उससे ज्यादा है, और अगर दूसरे एरियाज हैं तो वहां पर अगर आपके पर्टिकुलर कोस्ट जो है वो 25 लाख तक का लोन दिया गया है, तो वहां पर उसे प्रायोरिटी सेक्टर में माना जाएगा। लेकिन बशर्ते कि जो ओवरऑल आपकी कॉस्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया में वो 45 लाख से ज्यादा ना हो और दूसरे एरियाज में 30 लाख से ज्यादा ना हो, तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट में माना जाएगा। और अगर आप रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन देते हो इन केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो 10 लाख तक का लोन, और दूसरे एरियाज में अगर दे रहे हो तो 6 लाख तक का जो लोन है वो आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में मान सकते हो। यानी कि अगर रिपेयर रेनोवेशन के लिए दे रहे हो, रिपेयर के लिए दे रहे हो, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में 10 लाख का और दूसरे एरियाज में 6 लाख का। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलरली घर बनाने के लिए दे रहे हो तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में 35 लाख का और दूसरे एरियाज में 25 लाख का। इस केस में जो कॉस्ट है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड दूसरे एरियाज में जो कॉस्ट है वो 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये गाइडलाइंस है यहाँ पर हाउसिंग को लेकर के। इसी तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लिमिट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिट है वो यहां पर कितनी रखी गई है? वो 5 करोड़ की रखी गई है। लेकिन हेल्थ केयर को लेकर के ये जो लिमिट है वो कर दी गई 10 करोड़ की कर दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो यहां पर लिमिट 30 करोड़ की है, एंड फॉर द इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए जो लिमिट है 10 लाख रुपए पर बोरर के हिसाब से है। एजुकेशन लोन कोई भी जो दिए जाएंगे 20 लाख तक के, वो पीएसएल के अंदर काउंट होंगे। स्टार्टअप के लिए भी जो लोन की कैटेगरी रखी गई वो 50 करोड़ की रखी गई है। एंड इसी तरह से अगर पीएमजेडीवाई में, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि काफी फेमस हुई थी 2015 में, उसमें 10,000 तक का अगर लोन देते हो तो उसे भी किसमें? पीएसएल में ही शामिल किया जाएगा। पीएसएल से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस के रिलेटेड हम प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट द सेम, क्योंकि काफी डिटेल गाइडेंस है जहां पर जो लेटेस्ट क्राइटेरियंस हैं, जैसे कि आप किस रेंज में जाकर के आप अपना बढ़ा सकते हैं पीएसएल, क्योंकि वेटेज बेस्ड भी पीएसएल किया गया था। ठीक है, कि जहां पर पीएसएल कम जा रहा है वहां पर कैसे बढ़ोतरी की जाए उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अभी रीफाइनेंस की बात करते हैं। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज यहां पर एक्सवाइजेड बैंक है। ठीक है जी, अब इस XYZ बैंक ने फाइनेंस दे दिया यहां पर ABC कॉर्प को, ABC कॉर्प को फाइनेंस दे दिया, एंड ये 10 करोड़ का लोन दिया गया, 10 करोड़ का लोन दे दिया। अब XYZ के पास पैसे क्रंच आ गया, यानी कि लिक्विडिटी क्रंच आ गया। अब XYZ गया यहाँ पर एग्जिम बैंक के पास, एग्जिम बैंक को जाके कहता है भाई मेरे को रीफाइनेंस कर दो। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर रीफाइनेंस दे देगा। एग्जिम बैंक जो होगा वो यहाँ पर पैसे दे देगा XYZ को। ओवरऑल रिस्क तो इसके ऊपर बना ही हुआ है, लेकिन XYZ के पास अब क्या आ गया यहाँ पर? लिक्विडिटी फिर से आ गई है। पहले लिक्विडिटी नहीं थी, तो रीफाइनेंस का बेनिफिट ये हो जाता है। तो लाइट जो टाइट लिक्विडिटी पोजीशन है उसके केस में आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। एक्जिम यानी
कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया रीफाइनेंस फैसिलिटीज एक्सपोर्ट लोन के केस में प्रोवाइड करता है। नाबार्ड यानी कि जो नेशनल बैंक है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड यहाँ पर रीफाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। सिडबी जो है वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो रीफाइनेंस फैसिलिटीज है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है, राइट। ये चीज क्लियर होगी है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बन जाती हैं। फिर बात आती है रिलेटेड टू क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। देखो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, जब लोन की बात आ गई तो रिस्क तो होगा ही होगा। उस रिस्क को हम यहां पर कभी भी जीरो नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी मेड टू बी जीरो, इसको जीरो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी एपिटाइट में लेकर के आ सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि आपकी बोर्ड की अप्रूव्ड गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप किस तरह से डील करने वाले हैं लोन्स के साथ। जो भी रिस्क आपके पोर्टफोलियो आपकी प्रोफाइल में एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यानी कि जब भी हम रिस्क की बात करते हैं ना, एक चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। रिस्क की बात करने पर एक चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जो रिस्क है वो कौन सी तरह का रिस्क है। रिस्क के केस में सबसे पहली बात ही एक आती है, दैट्स रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क। क्या आती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क को कौन सी टाइप में आपने यहां पर समझा है। दूसरा आता है टाइप यहां पर मेजरमेंट, या फिर जिसको हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन। क्या आता है? क्वांटिफिकेशन की टाइप आती है। अब कुछ एक रिस्क तो इजीली क्वांटिफाइबल होते हैं, कुछ एक रिस्क इजीली क्वांटिफाइबल नहीं होते हैं। आप उनको क्वालिटेटिव पर्पस से देखते हो, ठीक है, कि पहले कितना था अब कितना हो गया, उस मैनर में देखते हो, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन होती है, क्वांटिफिकेशन होती है, एंड फर्दर फिर आप उसको कंट्रोल करने की बात करते हो, उसको कंट्रोल करने की बात करते हो, उसको मिटिगेट करते हो, ठीक है। एंड अल्टीमेटली दैट इज द मेन थिंग। तो कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग हो जाती है यहाँ पर, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो जाता है, एंड फर्दर फिर आप उसको मिटिगेट यानी कि जड़ से खत्म करने की बात करते हो। तो मेन यहाँ पर चीज बनती है, राइट। ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी है। तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के केस में आपके पास प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे आप यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, मेजर कैसे करोगे, एंड फर्दर उसको कंट्रोल कैसे करोगे एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर। अब जितना ज्यादा बेटर वे में आप उसको कंट्रोल करते हो, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को उतना ज्यादा बेटर बना सकते हो। आप क्रेडिट रिस्क की कंसंट्रेशन को अवॉइड भी कर सकते हो। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके रिलेटेड जो गाइडलाइंस है टाइम टू टाइम वो देता रहता है। देखो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि कैश रिजर्व रेशियो बना दी। कैश रिजर्व रेशियो कौन से एक्ट के अंदर डिफाइंड है? सेक्शन 42 जो है ना आरबीआई एक्ट का, उसके अंदर कैश रिजर्व रेशियो डिफाइंड है। यानी कि बैंक्स को अपने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का एक फिक्स परसेंटेज जो होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश या गोल्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब जितना पैसा बैंक दे देगा डेफिनेटली उतना पैसा बैंक लेंड नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली क्या है कि लोगों के पैसे को सेफगार्ड करना है, लोगों के पैसे को बचाना है, लोगों की पूंजी को बचाना है, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को यहां पर सेफगार्ड करना है। दैट्स द मेन थिंग रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पर आरबीआई टाइम टू टाइम जो गाइडलाइंस है वो यहां पर देता रहता है कि आपको रिस्क वेट एसेट परसेंटेज के हिसाब से, अगर स्टैंडर्डाइज अप्रोच के बारे में बात करें अंडर द बेसल 3, तो रिस्क वेट एसेट परसेंटेज के हिसाब से आपको कितना सीआरएआर यानी कि कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो जो है वो मेंटेन करना है, जिसको हम सीएआर यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं, वो कितना मेंटेन करना है। आपको अपने आईआरएसी नॉर्म्स के हिसाब से यानी कि इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रोविजनिंग कैसे मेंटेन करनी है, वो सब चीजें यहां पर आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम दे दी जाती हैं। एंड फर्दर अगर बैंक बोर्ड चाहे तो वो स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस को भी इसके अलावा मेंटेन कर सकता है। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी। अब हम ना डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करने वाले। देखो हमने वैसे लास्ट वाला चैप्टर में बात करी थी एमसीएलआर के बारे में, यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट के बारे में बात करी थी। लेकिन एमसीएलआर से पहले भी एक रेट होती थी, एमसीएलआर से पहले भी एक रेट होती थी, वो होती थी बेस रेट। यानी कि एमसीएलआर से पहले कौन सी थी? बेस रेट थी। और बेस से पहले भी एक थी, डेट वाज बीपीएलआर, यानी कि बेंच आपके बेस प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। तो आपके पास एक बीपीएलआर रेट होती थी। अब बीपीएलआर को रिप्लेस कर दिया किसने? बेस रेट ने रिप्लेस कर दिया। बेस रेट को रिप्लेस कर दिया एमसीएलआर ने। अब एमसीएलआर के बाद जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है वो आ रहा है एक्सटर्नल बेंचमार्क। एक्सटर्नल बेंचमार्क के ऊपर बेस्ड, यानी कि बैंक का इंटरनल बेंचमार्क होगा ही नहीं उसमें, एक्सटर्नल बेंचमार्क के ऊपर बेस्ड, लेकिन एमसीएलआर भी चल रहा है, राइट। ये चीज क्लियर होगी है। तो बेस रेट सिस्टम ने रिप्लेस किया था बीपीएलआर के सिस्टम को 2010 जुलाई 1 को। बेस रेट सिस्टम का मतलब क्या था कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर के आनी है, ताकि लेंडिंग रेट जो बैंक के द्वारा तय किए जाते हैं वो यहां पर सही तरीके से हो। एंड फर्दर आप यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रांसमिशन को यहां पर देख पाए कि उसका इंपैक्ट पड़ा भी है कि नहीं पड़ा। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। अब जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, या तो वो कॉन्ट्रेक्शनरी होगी, या तो वो कंट्रेक्शनरी होगी कि मार्केट से आपने पैसा निकालना है, या फिर वो एक्सपेंशनरी होगी।
या फिर वो एक्सपेंशनरी होगी, ठीक है। अब अगर आरबीआई पॉलिसी बना रहा है तो आरबीआई ने ये भी तो देखना कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर के आता है, ये सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर के आता है। तो बैंक जो होते हैं वो अपने एक्चुअल लेंडिंग रेट जो डिटरमाइन करेंगे अंडर द बेस रेट एडवांसेस के अंदर, वो बेस रेट के हिसाब से करेंगे। एंड जो भी कैटेगरीज जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ बेस रेट के हिसाब से चलेंगी। एंड फॉर द बेस रेट से नीचे आप लोन नहीं दे पाएंगे। दैट वाज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट। अच्छा, अब उसके बाद ना एक बात आती है रिलेटेड टू द पीनल इंटरेस्ट। पीनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? पेनल्टी वाला इंटरेस्ट जो होता है, जो पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो बैंक्स को फ्रीडम दी गई है कि आपने अगर पीनल इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उसके लिए आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी करो। लेकिन 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 आपको यहां पर बोर्ड के द्वारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गई है, 25,000 तक का लोन दिया गया है, वहां पर कोई भी पेनल्टी इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं कर सकते। लेट्स से केस एक जीसीसी यानी कि जनरल क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी गई है, अमाउंट दिया गया है 25,000 रुपए का। कितने का? 25,000 रुपए का जीसीसी यानी कि जनरल क्रेडिट कार्ड दिया गया है। तो इस जीसीसी के अंदर आप पर्टिकुलरली कोई भी क्या नहीं कर सकते। अगर ये पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंदर है तो आप कोई भी पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज इसमें नहीं कर सकते। फिर बात आती है रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्शन ऑन एडवांसेस, यानी कि बैंक अपने खुद के शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकता। एंड बैंक यहां पर जो अपने डायरेक्टर्स हैं उनको एडवांसेस ज्यादा नहीं दे सकता। उसके ऊपर भी लिमिट लगा दी गई है। पहले ये लिमिट 25 लाख की थी, जिसको अब बढ़ा करके 500 लाख कर दिया गया है। अब वो लिमिट भी यहां पर लगा दी गई है। एंड फर्दर बैंक जो है दूसरे बैंक की एफडीआर के अगेंस्ट भी लोन नहीं दे सकता है, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू द रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी ओवर द रिहैबिलिटेशन रिकवरी का मतलब क्या होता है? देखो, बैंक हमेशा कोशिश करता है कि पैसा उनका वापस आ जाए। अब यहां पर लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बोरर होते हैं वो कर देते हैं डिफॉल्ट। बोरर क्या कर देते हैं? डिफॉल्ट कर देते हैं, पैसा वापस नहीं करते। अब ये डिफॉल्ट जो हो सकता है दैट कैन बी अ जेन्युइन डिफॉल्ट, यानी कि सही कंडीशंस थी फिर भी लोन नहीं चला, उसकी वजह से हो सकता है मार्केट टर्न डाउन हो सकता है कि जो आपने लोन अमाउंट पहले दिया था वो अप्रोप्रिएट ना हो, ज्यादा पैसा चाहिए हो सकता है कि और कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई हो, राइट। लेकिन दूसरा जो डिफॉल्ट होता है वो काफी सीरियस होता है, दैट्स अ विलफुल डिफॉल्ट। एंड फॉर द एसएस तारापुर कमेटी के हिसाब से यहां पर बताया गया कि बैंक्स को साथ ही अपना जो गाइडलाइंस है यानी कि जो भी रिकवरी की गाइडलाइंस है उनको इनिशिएट कर देना चाहिए इन केस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट ओवर देयर। विलफुल डिफॉल्ट का मतलब है पैसा तो है लेकिन वापस करने की मंशा नहीं है, ठीक है, उसको विलफुल डिफॉल्ट कहते हैं। अब यहां पर फॉर्मर केस में जहां पर जनरली सब कुछ सही चल रहा है फिर भी डिफॉल्ट हो गया यानी कि जेन्युइन डिफॉल्ट है, उसके केस में बैंक ना उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है कि प्लांट को कैसे रिवाइव किया जा सके। उसके केस में क्या कर सकते हैं? देयर कैन बी रिहैबिलिटेशन ऑफ द लोन, यानी कि लेट्स से केस लोन था दिया गया एक्सवाइजेड को, लोन दिया गया एक्सवाइजेड को। एंड ये जो लोन दिया गया था ये 2 करोड़ का लोन दिया गया था, लेकिन इसकी जो लास्ट 8 इंस्टॉलमेंट थी वो वापस नहीं आई है, वो वापस नहीं है, लेकिन जेन्युइन लोन है। तो उसके केस में इसकी रीस्केड्यूलिंग की जा सकती है। दे कैन बी द रीस्केड्यूलिंग ऑफ द लोन, ताकि ये जो यूनिट है ये फेल ना हो जाए। रीस्केड्यूलिंग का मतलब है ये 8 महीने के जो इंस्टॉलमेंट नहीं आई उनको यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा और पूरा का पूरा अमाउंट तब तक का, लेट्स से केस जो ड्यू अमाउंट था वो 1 करोड़ 24 लाख था, वो 1 करोड़ 24 लाख था। तो 1 करोड़ 24 लाख के हिसाब से जो रेजिडुअल आपके पास टाइम पीरियड होगा, रेजिडुअल मैच्योरिटी होगी, उसमें उस इंस्टॉलमेंट को डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन फिर से एक मौका दे दिया गया कि आपके लिए फ्रेश आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। एंड इसके अलावा असिस्टेंस दी जा सकती है, अलग से कंसेशन दी जा सकती है, रीफेजिंग की जा सकती है, या फिर हो सकता है कि एडिशनल आप फैसिलिटी भी दे सकें, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को टर्म को हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ द सिक यूनिट, यानी कि जो यूनिट आपका सिक हो गया, जो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप उसको फिर से रिवाइव करना चाहते हो, उसको फिर से रिहैबिलिटेट करना चाहते हो, ठीक है जी। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू फेयर प्रैक्टिसेस कोड। अब आरबीआई ने फेयर प्रैक्टिसेस कोड ऑफ लेंडिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस दी हैं कि एक टाइमलाइन बता दो जी कि कितने टाइम में आप एप्लीकेशन को प्रोसेस करोगे एंड फर्दर कितने दिन में आप एप्लीकेशन को जनरली प्रोसेस करोगे, उसके रिलेटेड आपको एक्नॉलेजमेंट भी देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया दैट्स इट हो गया जी, नहीं ऐसा नहीं है। आपको एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी कि क्या ये एप्लीकेशन जो आपने दी थी उसके रिलेटेड एप्लीकेंट जो होगा उसको पता लगेगा कि क्या नंबर था। एंड फर्दर लोन के अप्रेजल की टर्म्स एंड कंडीशंस से रिलेटेड आपके पास गाइडलाइंस होनी चाहिए। डिसबर्समेंट कैसे करोगे, कितने फेजेस में करोगे, उसके रिलेटेड गाइडलाइंस। पोस्ट डिसबर्समेंट आप सुपरविजन कैसे करने वाले, मॉनिटरिंग कैसे करने वाले, उसके रिलेटेड गाइडलाइंस। एंड जनरल गाइडलाइंस कि आप बेसिकली कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इनके हिसाब से कैसे कैसे गाइडिंग करोगे, रिकवरी के टाइमिंग क्या होंगे, किसके कॉल करोगे, कौन से प्रेमिसेस पर जा सकते हो, कहां पर नहीं जा सकते हो, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। दैट्स एक्चुअली अंडर द गाइडलाइंस, ये फेयर प्रैक्टिसेस कोड की यहां पर गाइडलाइंस है, राइट। फर्दर
अगर ऑपरेशनल प्रोसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है लोन के केस में? सबसे पहला प्रोसेस होता है रिसिप्ट ऑफ द लोन एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास सबसे पहले तो बोरोर आएगा ना, एप्लीकेंट आएगा। अभी तो वो बोरोर बना नहीं है, अभी तो वो क्या है, एप्लीकेंट है। उसने अपनी क्रेडिट नीड्स बता दी है कि मुझे लोन चाहिए। उसने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी, वहां पर बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डॉक्यूमेंट्स वो जमा करवा देगा। एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लोन फंक्शन इन द बैंक ओवर देयर। जो भी कंसर्न स्टाफ होगा वो पर्टिकुलरली उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। एंड फर्दर एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो होगी वो स्टाफ मेंबर के द्वारा दे दी जाएगी टू द एप्लीकेंट कि भाई हम इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर के अगेंस्ट तेरी एप्लीकेशन नंबर जो है उसको रिसीव कर रहे हैं। एंड फर्दर सेकंड चीज आती है रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ द वायबिलिटी एंड क्रेडिटवर्थिनेस, यानी कि अब आप क्या करेंगे, आप जो एप्लीकेशन आपके पास आई है आप उसकी वायबिलिटी को चेक करते हैं कि क्या ये जेन्युइन एप्लीकेशन है, क्या इसमें जो फैक्ट्स एंड डाटा दिया गया वो जेन्युइन है। आप यहां पर फैक्चुअली चीजों को विजिट करते हो, यानी कि आप फील्ड विजिट भी कर सकते हो, आप पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है सिबिल वगैरह के थ्रू उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को चेक करते हो एंड फर्दर यू रीच एट द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द बोरो, कि क्या बोरो क्रेडिट वर्दी है। तो इवेल्युएशन करना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड फॉर द लास्ट स्टेप इट वुड बी रिलेटेड टू बैंक वुड बी लुकिंग इनटू कि एक्सपोजर लिमिट्स कितनी बैंक दे सकता है, कंसंट्रेशन लिमिट तो नहीं ब्रीच हो रही है कहीं पर, या फिर काउंटर पार्टी लिमिट्स तो नहीं कहीं पर ब्रीच हो रही है। एंड इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बैंक होगा वो थर्ड स्टेप में जो लोन है उसको सैंक्शन कर देता है, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया, वो हो गया रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, वो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। सेकंड हो गया असेसमेंट एंड वायबिलिटी चेक हो गया, क्रेडिट वर्दिनेस आप चेक करो। थर्ड हो गया जहां पर आपने सैंक्शन कर दिया एंड टर्म्स एंड कंडीशन, एंड यहां पर आप डॉक्यूमेंटेशन करवा लोगे। यहां पर इसी स्टेप में आप जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी यहां पर करवा लोगे, राइट। एंड फोर्थ स्टेप होता है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट का मतलब होता है पैसे निकाल के अब बंदे के खाते में जाएंगे, या तो बंदे के खाते में जाएंगे या फिर वेंडर के खाते में जाएंगे, ठीक है। तो वो होता है डिसबर्समेंट। तो डिसबर्समेंट जो होती है वो डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाती है। एंड द फिफ्थ स्टेप इट्स रिलेटेड टू मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, यानी कि जो पैसा जिस पर्पज के लिए दिया था उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड मोर ओवर आप इंस्पेक्शन करते हो, आप उनसे रिपोर्ट्स मंगवाते हो पीरियडिकल, कि जो कैश फ्लोज जिस तरह से आने चाहिए थे उनके बिजनेस रिलेटेड वो वैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एंड फॉर द इफ इट इज रिक्वायर्ड लेट्स से अगर सीसी लिमिट वगैरह दी गई है, अगर आपने रिन्यू करना है तो वहां पर आप आफ्टर 1 ईयर उसको रिन्यू करते हो प्रोसेस के हिसाब से, राइट। सो दीज आर द स्टेप्स जो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं इन पर्टिकुलर केसेस में, राइट। अब यहाँ पर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ द लोन्स। मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ लोन्स कैसे होगा? अब कमर्शियल लोन जैसे मैंने बताया था इसमें तो बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो आप यहाँ पर आपको पर्टिकुलर कंप्यूटर्स के साथ स्किल्ड स्टाफ चाहिए। एंड फर्दर जो प्रॉपर देखेगा, सीएमए डाटा देखेगा, रिपोर्ट्स को देखेगा, आईटीएस को देखेगा, प्रोजेक्शंस को देखेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को देखेगा, ठीक है। यानी कि आपको एक कंपिटेंट स्टाफ चाहिए था जहां पर वो सारा काम काज किया जाएगा आपके कमर्शियल लोन्स के केस में। अगर रिटेल लोन के केस में बात करें तो रिटेल लोन के केस में काफी हद तक जो चीज होती है ना वो स्टैंडर्डाइज होती है, दोज आर स्टैंडर्डाइज। यानी कि क्योंकि बैंक ने करोड़ ऑफ लोगों के साथ डील करना है, पर्सनल लोन देना है, बैंक कहता है जी 1 मिनट में ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाओ, ठीक है, अपना पैन नंबर आधार नंबर एंटर करो और हम आपको वहीं पे बता देंगे कितना लोन आपको सैंक्शन कर सकते हैं। इतना फास्ट काम हो गया, राइट। तो वो कैसे हो पा रहा है? अगर आपने स्टैंडर्डाइजेशन कोई रखी हुई है तभी हो पा रहा है ना। स्टैंडर्डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के असेसमेंट के फॉर्म में नहीं होती, आपकी क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करने के केस में, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी उसके केस में, लीगलिटी क्या होगी उसके केस में, इवन क्रिप्टो का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर पाए, ताकि ऑनलाइन ही आप जो अग्रीमेंट होता है थ्रू द एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट करवा लो, साथ के साथ आपको डिसबर्समेंट भी मिल जाती है, ठीक है। एंड इवन आजकल तो मॉनिटरिंग भी कंप्यूटराइज्ड हो गई है, वो आपको वो खुद ही रिपोर्ट निकाल के दे देगा किसके पैसे आ गए, इतने नहीं है, इतना डिले चल रहा है, इतना ड्यू हो गया, ये वो सब कुछ निकाल के दे देगा, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल और द सीएमए फॉर्मेट्स ओवर देयर। सीएमए का मतलब होता है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट फॉर्मेट्स ओवर देयर। हमने आपको बताया था कि फॉर्म 1 से लेकर के फॉर्म 6 तक डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, तो आप इसमें डाटा को गो थ्रू करते हो, ऑपरेशनल जो पर्टिकुलर मैनुअल्स होते हैं उनको गो थ्रू करते हो, या फिर आप वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट नीड्स को निकालना चाहते हो उसको देखते हो। अब वर्किंग कैपिटल की नीड्स को निकालने के लिए अगर तो आप रिटेल में दे रहे हो फिर तो आप नायक कमेटी का मेथड यूज कर सकते हो। अगर आप 2 करोड़ तक का दे रहे हो तो नायक कमेटी का जो मेथड है, जो आपके पास प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर टंडन कमेटी का जो मेथड है, ठीक है, एसएसआई के केस में टंडन कमेटी का जो मेथड है, एमपीबीएफ का मेथड है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपकी सीजनल एजेंसी है तो कानून कमेटी का जो मेथड है, सीबीएम जो मेथड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दैट आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे कि डिफरेंट गाइडलाइंस को गो थ्रू करोगे, क्या करोगे, डिफरेंट गाइडलाइंस को गो थ्रू करोगे कि इनके पास जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कितनी देर रह रहा है, इनके पास रॉ मटेरियल का होल्डिंग टाइम पीरियड कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग टाइम पीरियड कितना है, फिनिश गुड्स कितनी देर तक रह रही हैं,
कॉस्ट कितने सेल्स कितने निकल रही है, यानी कि आपके पास जो क्रेडिटर पीरियड है वो कितने टाइम का है। उन सभी चीज़ों को गो थ्रू करते हुए आप ऑपरेटिंग साइकिल को गो थ्रू करते हो एंड उसके बाद आप एक लिमिट पे पहुंचते हो कि कितनी लिमिट इनको सैंक्शन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं, राइट। सो दैट वाज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स कि हम आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसा ही कंटेंट लेकर के आते रहे। कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है और साथ के साथ कल एक डाउट सेशन हमारा होने वाला है, तो उसको बिल्कुल भी ना भूलना, डाउट सेशन को जरूर ज्वाइन करना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर आप भी अपना कोई डाउट देना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली बी रिप्लाइंग इट इन द वीडियो ओवर देयर। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।